हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट्स अनाउंस हुए और नई सरकार का शपथ ग्रहण भी पूरा हुआ। अगर एग्जिट पोल्स को देखें तो 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के पोल्स की तरह ही इस बार भी एग्जिट पोल्स गलत ही साबित हुए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पहले से ही स्पष्ट था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने वाली है। कश्मीर रीजन जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां बीजेपी को सीटें नहीं मिली। जम्मू रीजन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। ये दोनों पार्टियां गठबंधन में थी और सरकार बनाने के लिए 90 में से 46 सीटों की जरूरत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें मिलाकर 48 हो जाती है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर को अगर समझे तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट था कि वहां बीजेपी नहीं जीत सकती, क्योंकि जो कश्मीर रीजन है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। पहले यहाँ कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया और वो पूरा रीजन आज पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड है और मुस्लिम कम्युनिटी को एंटी बीजेपी माना जाता है। जितने भी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सब में ये पाया गया कि कश्मीर में एंटी बीजेपी माहौल है। वहां पर लोगों के दिमाग में ये पिक्चर है कि जो बीजेपी है वो हिंदुओं की पार्टी है और उनके फेवर में ही काम करती है। इसलिए बीजेपी को जम्मू रीजन में ज्यादा सीटें मिली। यहाँ के रिजल्ट तो सबको पता था, लेकिन जो गेम चेंजर साबित हुए वो है हरियाणा के रिजल्ट्स। और आज की पूरी केस स्टडी हमारी इसी रिजल्ट्स पर है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। तीसरी बार सरकार बनना इसलिए मुश्किल लग रहा था कि जनता परेशान हो चुकी थी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा था कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली और 5 बीजेपी को, जबकि 2019 में सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसलिए 2024 में यह मान लिया गया था कि जब जनता 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस को दे रही है, जबकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं। लोकसभा के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस होता है और बीजेपी जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी उसकी सीटें कम होने का मतलब है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। और अगर यही ट्रेंड रहता तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस जो ये सोच रही थी कि वो 99 सीटें लेकर आई, जिसने बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया, बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं करने दिया। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली। अपोजिशन अलायंस की अगर सारी सीटें देखें तो वो 240 तक नहीं पहुंच पाई। वो कांग्रेस इस इलेक्शन में पूरे टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में रही, जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिन रिपोर्टर्स ने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की, लोगों से फीडबैक लिया, सभी पार्टियों की स्थिति समझी, जब 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई तो ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर जो लोगों की राय समझी कि बताइए हरियाणा में क्या होने वाला है, जब उन्होंने एग्जिट पोल्स जारी किए तो एग्जिट पोल्स में कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही थी। सभी तरह की मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी की रिपोर्ट में कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रही थी। सभी लोग लगभग मान चुके थे कि कांग्रेस की जीत तय है और इसका प्रभाव बाकी राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। ये धारणा लोगों के मन में बनाई जा रही थी। जब रिजल्ट वाले दिन सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स खुलना शुरू हुए। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ समय तक एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली थी और बीजेपी कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। शुरुआती ट्रेंड्स बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी बीजेपी टक्कर में आई और कुछ समय बाद दोनों पार्टियों के बीच का अंतर काफी कम हो गया। इसके बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई और 51 सीटों तक पहुंच गई और फाइनल राउंड्स खत्म होने के बाद 48 सीटें लेकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और बहुमत के साथ सरकार बनाई। नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। कांग्रेस को 37 सीटें मिली और 5 सीटें अन्य के खातों में गई। ये इलेक्शन अपने आप में एक केस स्टडी है कि जब से हरियाणा बनाए तब से कोई भी गवर्नमेंट थर्ड टाइम रिपीट नहीं कर पाई। बीजेपी ने हरियाणा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी थर्ड टाइम रिपीट किया। ये अपने आप में एक हिस्ट्री बनाने जैसा है, क्योंकि जो बीजेपी काफी वक्त से एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रही हो, तमाम ऐसे मुद्दे जैसे किसानों और पहलवानों का आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। बावजूद इसके बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को काउंटर किया। लेकिन लोग यहाँ पर एग्जिट पोल वालों से भी सवाल करते हैं कि कौन से बेसिस पर एग्जिट पोल्स बनाए जाते हैं, या फिर लोगों ने तय किया कि वो अपना जवाब सिर्फ ईवीएम पर ही देंगे। जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो कैमरे पे नहीं आते, पत्रकारों को नहीं बताते कि उन्होंने किसको वोट दिया है, वो ही पूरे इलेक्शन में एक गेम चेंजर साबित होता है। प्रिडिक्शन से अलग अगर इलेक्शन होने लग जाए तो समझ आइए कि वोटर बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, या फिर लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है कि जनता पत्रकारों को नहीं बता रही कि वो किसे वोट देने वाले हैं। क्योंकि जब 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स जारी हुए तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा था। वहीं जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई।
तो इसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के पहले भाग में हमने समझा था कि हरियाणा में ऐसे 3 मुद्दे थे जिन पर बीजेपी बैकफुट पर थी। वो थे किसान, पहलवान और अग्निवीर। बीजेपी ने तीनों फैक्टर्स को काफी स्ट्रेटेजिकली काउंटर किया। इलेक्शन में तीनों मुद्दे बिल्कुल बेअसर साबित हुए। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी से लोगों में नाराजगी है, बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के तहत इन मुद्दों को पूरे हरियाणा की बजाय सिर्फ जाट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और हरियाणा में जो लग रहा था कि बीजेपी सिर्फ 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी, वो 48 सीटों के साथ फिर से सत्ता में है। हमारे देश में इलेक्शन में इतनी भीषण पॉलिटिक्स होती है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी इस चीज से सहमत होंगे। ये जो एग्जिट पोलस्टर्स होते हैं, ये इतने बड़े फ्रॉडस्टर्स हैं कि इनका समाज में कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पत्रकारों और एंकरों को तो छोड़ो, कांग्रेस तक को आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या। सुबह तक तो कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। ये पूरा ट्रेंड कैसे बदल गया? हरियाणा में लोग बीजेपी से खुश नहीं है, ये बात बीजेपी भी मान रही थी। इसलिए इलेक्शन से 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाया और नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। जब सबको लग रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल रही है और कांग्रेस का मैजिक चल रहा है, तब एक्शन में आई आरएसएस। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग थी। इससे एक दिन पहले 4 अक्टूबर को रात 8:30 बजे आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक अपने प्रचार की स्ट्रेटेजी बता रहे थे। उन्होंने दावे के साथ कहा कि बीजेपी ही सरकार बना रही है। चुनाव में बीजेपी की जीत ने उनके इस दावे पर मुहर लगा दी। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचार के आखिरी घंटों तक डोर टू डोर कैंपेन करते रहे। लोगों में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी थी उसको भी दूर किया। लेकिन बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए आरएसएस ने किस प्लान पर काम किया? चुनाव प्रचार में शामिल रहे आरएसएस के एक कार्यकर्ता बताते हैं कि उन्होंने प्रचार के लिए अपने पैम्पलेट्स हर घर तक पहुंचाए और उसमें लिखे पॉइंट्स भी लोगों को समझाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग निकले। आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं कि वे लोगों को किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए मना नहीं करते। हालांकि ये जरूर बताते हैं कि किन मुद्दों पर काम करने वाली सरकार चुननी चाहिए। यही उन्होंने हरियाणा में किया। वोटिंग से पहले के आखिरी एक हफ्ते में हजारों स्वयंसेवक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आरएसएस का पर्चा लेकर डोर टू डोर कैंपेन करते रहे। आरएसएस ने भी बात स्वीकार की कि लोग बीजेपी से नाराज है, लेकिन वो हर दिन लोगों की नाराजगी दूर करते रहे। आरएसएस लगातार चौपाल और बैठकें कर रहा था। आखिरी के 8 दिनों में डोर टू डोर कैंपेन को ज्यादा तरजीह दी गई। आरएसएस को बीजेपी की सरकार चाहिए थी। उसकी कोशिश थी कि बिना जोड़ तोड़ की सरकार बने। 2014 से लेकर 2024 तक की सरकार की सारी उपलब्धियां लोगों को गिनवाई। ये भी बताया कि अगर गलत सरकार चुनी तो क्या होगा। हरियाणा सेंसिटिव प्लेस है, मेवात भी इसे में आता है। यहाँ के दंगे सबने देखे। अगर गलत सरकार आई तो पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही कम्युनिटी का शासन होगा, इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होगा। इसलिए राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। हालांकि हर क्षेत्र के मुद्दे अलग अलग होते हैं। आरएसएस ने राष्ट्रवाद के साथ लोकल मुद्दों पर भी काम किया। आखिरी के 8 दिनों में वोटर के उस बड़े हिस्से को अप्रोच किया जिन्होंने वोटिंग वाले दिन घर बैठने का मन बना लिया था। उन्होंने अपने समर्थकों को मैसेज दिया कि आप वोट करें और हमारी सरकार चुने। उनका घर से निकलना और लोगों के बीच जाना जीत में एक अहम फैक्टर बना। ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर के थे। ये निकले तो वोटर्स और ज्यादा एक्टिव हुए। हरियाणा के हर जिले में जिला स्तर के 3 प्रमुख कार्यकर्ता एक्टिव रहे। उनके नीचे मंडल स्तर पर 3 कार्यकर्ता और फिर इन कार्यकर्ताओं के नीचे 10 या 12 लोगों की टीम ने काम किया। फिर इस टीम के हर सदस्य के साथ और 10 लोगों की टीम रही। ऐसा करके हर जिले में 150 से 180 लोग एक्टिव रहे। यहाँ तक तो टीम के लोगों की गिनती है। फिर इनके नीचे पंचायत, गांव, मोहल्ला स्तर पर भी लोगों ने काम किया। ऐसे हजारों कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि आरएसएस ने 16,000 से ज्यादा बैठकें की। मनोहर लाल खट्टर की जगह किसी नए व्यक्ति को सीएम बनाने का सुझाव भी 1 साल पहले आरएसएस ने दिया था। आरएसएस के टॉप सोर्सेज ने बताया कि खट्टर हटा तो दिए गए थे, लेकिन हरियाणा में ये मैसेज था कि वो ही सुपर सीएम है। कमान आज भी उनके हाथों में है। अगर इसका रिवर्स मैसेज नहीं आता तो बीजेपी के हाथ इतनी बड़ी जीत नहीं आ पाती। आरएसएस ने 1 साल पहले सुझाव दिया कि खट्टर हटाए जाए, लेकिन देर से हटे। फिर चुनाव से 15 दिन पहले आरएसएस ने सुझाव दिया कि अगर सुपर सीएम का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में रहेगा तो हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता वोट देने निकले ही नहीं। प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह मैसेज दिया कि नायब सैनी ही हरियाणा के मुखिया है। पोस्टर्स में से खट्टर की तस्वीर हटा दी गई। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तरह आरएसएस को इग्नोर करने की गलती नहीं की, तो उसका नतीजा रिजल्ट्स के रूप में सबके सामने है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दे तय करने तक आरएसएस की बात सुनी गई। आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हरियाणा अब दूसरा गुजरात बन गया है।
यह कम से कम अगले 15 से 20 सालों तक किसी दूसरे दल की सरकार नहीं आएगी। एक बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत के पीछे ये भी है कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय में जितने भी स्टेट्स जीते वहां एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि डबल इंजन की सरकार। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर कोई काम करवाना हुआ तो स्टेट के साथ सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन स्टेट में अगर कांग्रेस आ जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि फंड की वजह से कुछ स्कीम्स बीच में ही रोकी जाए। लोग मानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में स्टेट में ज्यादा कुछ काम नहीं किया, लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो भी उनका कुछ खासा काम हो नहीं पाएगा, और ये लो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस को काफी भारी पड़ा। अब यहाँ पर ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को ये समझाए कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनके काम होंगे। लोगों को ये बात समझाओ कि उनके पास भी एक विजन है, लेकिन कांग्रेस हर बार यहीं पर मार खा जाती है। पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग विजन का होना बहुत जरूरी है। लोगों को आज तक ये नहीं पता कि कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की एंटी हिंदू आइडियोलॉजी, जिसने पूरे पार्टी पर यह टैग लगाया हुआ है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें क्या आ गई, वो ये मानकर चलने लगी कि उन्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को इस चुनाव में ले डूबा। हरियाणा इलेक्शन में 450 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। इनमें तो बहुत सारे कांग्रेस के ही थे जिन्हें टिकट नहीं मिला और बागी हो गए। जब कांग्रेस अपने आप को विनर मान चुकी थी तो उसने अपने कॉम्पिटिटर को भी लाइटली लिया। साथ ही ये जो निर्दलीय कैंडिडेट्स थे वे उसके वोट को कितना काट सकते हैं, इस चीज को भी एड्रेस नहीं किया। बीजेपी की गलतियों की वजह से कांग्रेस ने एक मोमेंटम पकड़ा तो था, लेकिन हरियाणा को लाइटली लेने की जो गलती की वहीं पर कांग्रेस ने विक्ट्री खो दी। जैसा हमने कहा कि बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं था, और बीजेपी से जो नाराजगी थी वो आरएसएस ने खत्म कर दी। मान लेते हैं कि लोग बीजेपी को वोट न दे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या है कि उसे वोट दिया जाए? ऐसी क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की जिस पर लोग विश्वास कर सके? बीजेपी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि वो हिंदुत्व के साथ खड़ी है। उसने राम मंदिर बनवाया, वही जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो कांग्रेस ने बकायदा लेटर जारी करके कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। यहीं पर लोग कांग्रेस में अपना विश्वास खो देते हैं। कांग्रेस को जरूरत है कि वो लोगों के बीच अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट करे, जनता को बताए कि उनका नैरेटिव क्या है। इलेक्शन में कांग्रेस की एक गलती ये भी थी कि सिर्फ हुड्डा परिवार के भरोसे चुनाव लड़ना, इलेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुड्डा परिवार को दे देना। चलो मान लेते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आप ये कैसे मान लेंगे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया था? लोग उनसे बहुत प्रभावित थे, उनका कार्यकाल लोग याद रखें। अगर ऐसा ही था तो 2014 में सत्ता परिवर्तन ही क्यों होता? जब 10 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुर्सी से हटाया और 10 सालों तक वो वापस नहीं आ पाए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि इस बार किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए। बीजेपी ने अपने सिटिंग सीएम को हटा दिया, लेकिन कांग्रेस न्यू फेस प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। यही कांग्रेस की पुरानी दिक्कत है कि वो मुश्किल फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी पॉपुलैरिटी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर ज्यादा कहीं है नहीं, और दूसरी ओर कुमारी शैलजा, जिनका मनमुटाव चल रहा था इस पूरे इलेक्शन में। राहुल गांधी ने कोशिश की कि जो अंदरूनी झगड़े हैं उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन कुमारी शैलजा जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो जो दलित वोट थे वो एक तरफा कांग्रेस को नहीं मिल पाई। ये वोट बट गए क्योंकि ग्राउंड लेवल पर एक नैरेटिव बन गया कि शायद कांग्रेस कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर रही है। इसके साथ ही सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कौन से उम्मीदवार होंगे, यहाँ पर भी कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस बीजेपी से आज तक ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं सीख पाई कि किस उम्मीदवार को लाया जाए और किसको हटाया जाए। यहाँ पर फेवरेटिज्म बहुत हावी रहा। सीट एलोकेशन में सही कैंडिडेट ना चुनना इलेक्शन में काफी भारी पड़ता है। बीजेपी ने यही गलती 2024 में लोकसभा इलेक्शन में की थी। आरएसएस की सलाह ना मानकर कई उम्मीदवार ऐसे खड़े कर दिए जिनका कोई जनाधार ही नहीं था। अयोध्या सीट पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बीजेपी ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार माइक्रो प्लानिंग करके उम्मीदवार सेलेक्ट किए। कांग्रेस को यह समझना होगा कि अगर लोग बीजेपी से नाराज है तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट देने के लिए निकल पड़ेंगे। 99 सीटें लेने के बाद कांग्रेस में जो ये एटीट्यूड आ गया था कि बीजेपी को अब कोई नहीं पूछता, उस ओवर कॉन्फिडेंस को शायद आप कुछ कम करना होगा। आपको थोड़ा हम्बल होकर ग्राउंड लेवल पर और काम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ हरियाणा नहीं हारा बल्कि एक जीता हुआ स्टेट अपने हाथ से खो दिया। कांग्रेस को लोगों को ये बताना होगा कि लोग आपको वोट क्यों दे, सिर्फ बीजेपी से नाराज है इसलिए नहीं, बल्कि आपका विजन क्या है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने जितने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो सब फेल हो गए, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या पहलवानों का। इसके अलावा अग्निवीर, ओल्ड पेंशन स्कीम, जितने भी मुद्दे जैसा आपको लगा कि लोगों को बीजेपी से दूर किया जाए इन पर, वो सब के सब फेल हो गए। इनमें से कुछ भी काम नहीं आया। अब हरियाणा और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद काफी डाउन हो गया था, वो शायद अब वापस आ गया है। बीजेपी का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो शायद हमें वापस से देखने को मिलेगा।
अब शायद नैरेटिव बनने की कोशिश होगी कि कांग्रेस की जो विक्ट्री थी लोकसभा इलेक्शन में वो एक फ्लूक था, वो सिर्फ बाय चांस था। मोदी ही आज भी देश की पॉलिटिक्स का चेहरा है। बीजेपी आज भी सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है। उसकी जगह आज के समय में कोई नहीं ले सकता।